हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत सिंह मार्गदर्शन आईएएस में एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज करंट अफेयर शो में दूसरा पार्ट मैं उत्तर प्रदेश बजट का लेकर के आप लोगों के सामने आया हूं। यह आपके लिए यूपीएससी का अगर आप तैयारी करते हैं, यूपीपीएससी का तैयारी करते हैं या बीपीएससी का या अन्य एग्जाम्स की जो पीएससी एग्जाम कंडक्ट करती है उसकी तैयारी करते हैं, या वनडे एग्जामिनेशन जैसे एसआई, बिहार एसआई, यूपी एसआई, बैंक एसएससी, कोई भी वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो निश्चित मात्रा में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स का। और करंट अफेयर्स के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण भाग होता है आपका बजट का, इकोनॉमिक सर्वे का। उसी को लेकर के मैं आया हूं और आज हमारा दूसरा पार्ट है। कल हम लोगों ने क्या देखा था? कल हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के बजट के विषय में अगर मैं बताऊं तो पार्ट वन की चर्चा हम लोग कर चुके हैं, पार्ट वन। आज जो आपका पार्ट टू है और कल मैं आपका पार्ट थर्ड अपलोड कर दूंगा। इसीलिए आप लोग लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और साथ ही साथ हमारा चैनल, यानी आप चैनल का नाम जरूर से जरूर याद रखिए, मार्गदर्शन मार्गदर्शन आईएएस बाय अजीत सिंह। इसको आप लोग करना कुछ नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चैनल सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर आपको करना है और साथ ही साथ आपको बेल आइकन प्रेस करना है, जिससे जब भी वीडियोस आपके लिए आपके एग्जामिनेशन के तैयारी में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला हमारा जो वीडियोस होगा वह अपलोड होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ज्यादा समय न लेते हुए मैं विषय वस्तु पे आता हूँ। नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में जो एलोकेशन है, बजट का एलोकेशन है, जो योजना परियोजना के अंतर्गत जो एलोकेशन होता है, बजट का आवंटन होता है, उसके विषय के अंतर्गत अगर हम लोग देखें तो नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में जनपद अयोध्या में निर्माणाधीन एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के हवाई अड्डा होगा। आप देखो, यह मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से आपको प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा, चाहे आप यहाँ पे देखोगे, चाहे यूपीपीएससी का एग्जामिनेशन हो या समीक्षा अधिकारी का एग्जामिनेशन हो, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो भी एग्जामिनेशन होगा वहां यह प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाएगा। इसीलिए आप यह याद रखेंगे, अयोध्या में निर्माण हो रहा है, भगवान श्री राम के नाम पे इसका नामकरण हुआ है और 101 करोड़ रुपया का बजटीय आवंटन किया गया है इसके लिए। अगला जो महत्वपूर्ण फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बजट से संबंधित है वह है जेवर एयरपोर्ट में हवाई पट्टियों की संख्या 2 से बढ़कर 6 कर दी गई है। यानी अब जो हवाई पट्टी होगी जेवर एयरपोर्ट में, वह आपको 2 के जगह से स्थान पे 6 की संख्या करने का निर्णय लिया गया है बजट के दरमियान। इस परियोजना होती आपको क्या आवंटन किया गया? 2000 करोड़ रुपया का बजट का आवंटन किया गया है। यानी आप लोग को यह चीज जानने की जरूरत ज्यादा है कि एग्जामिनेशन में यहाँ से प्रश्न जरूर से जरूर बनेंगे और आप इस पे ध्यान पूर्वक एक एक बिंदु को अच्छे ढंग से देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से एग्जामिनेशन में लाभ होगा। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह है ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा। यानी ऊर्जा के क्षेत्र में बजट का क्या आवंटन है और साथ ही साथ अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन के लिए क्या योजना परियोजना के अंतर्गत क्या आवंटन है उसके विषय में। तो पहला यहाँ पे है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इसको जरूर से याद रखेंगे। यह नवीन संस्करण है, इसके अंतर्गत 100 सांसद आदर्श ग्राम के विद्युतीकरण का 100% लक्ष्य रखा गया है। यानी इस योजना के अंतर्गत यह कहा गया है कि 100 सांसद ग्राम आदर्श गांव जो होता है उसका इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा, विद्युतीकरण किया जाएगा। वर्तमान उत्पादन क्षमता को बढ़ाते हुए मांग के अनुरूप भविष्य में प्रदेश वासियों को समुचित विद्युत उपलब्ध कराने हेतु 8,262 मेगावाट उत्पादन क्षमता वृद्धि की विभिन्न परियोजनाएं पूर्णतः प्रक्रिया में है, जिसका वर्ष 2020-21 से 23-24 के मध्य आरंभ होना प्रस्तावित है। यह मोस्ट वीवीआई है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए इसको अच्छे ढंग से आप लोग को याद करने की जरूरत है। ठीक है, अगला जो बिंदु हम लोग देखने वाले हैं वह यह है
प्रधानमंत्री आवास योजना, यानी आवास के सेक्टर में क्या एलोकेशन है बजट का, उसके विषय में अगर मैं बात करूं तो पहला आपका बिंदु यह आता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, यह दोनों होता है, यानी शहरी और ग्रामीण दोनों होता है। अभी बात कर रहा हूं आवास के अंतर्गत शहरी का। घटक में अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप के अंतर्गत 4 लाख भवन का निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। कितना, यह मोस्ट इंपोर्टेंट है, बीबीआई के अंतर्गत है, इसको आप लोग याद रखोगे, 4 लाख भवन। अयोध्या स्थित सूर्य कुंड, यह आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल के अंतर्गत, यानी सूर्य कुंड कहाँ स्थित है, अयोध्या में। यहाँ पे एक प्रश्न यहाँ से आपका और तैयार हो गया के विकास के लिए अयोध्या नगरी के सर्वांगीण विकास हेतु 140 करोड़ का व्यवस्था किया है गवर्नमेंट ने, यानी बजट में एलोकेशन किया गया है 140 करोड़ रुपया, किसके लिए, सूर्य कुंड के विकास के लिए। आगे हम लोग देखते हैं, अगला जो हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है उसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के निर्माण हेतु 50 करोड़, यानी प्रेरणा स्थल के निर्माण हेतु बजटीय आवंटन कितना किया गया है, 50 करोड़। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है कानपुर मेट्रो रेल परियोजना, इसको आप लोग जरूर याद रखोगे, ठीक है, इसको याद रखोगे। और साथ ही साथ इसके लिए कितने पैसे की व्यवस्था की गई है, तो 597 करोड़ रुपए के, मोस्ट बीबीआई है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको याद रखने की जरूरत है। आगरा मेट्रो रेल, इसके लिए 478 करोड़ की व्यवस्था की गई है, यह भी आपका वीवीआई है। यानी आप टीसीएस का एग्जामिनेशन देते हो, समीक्षा अधिकारी का एग्जामिनेशन देते हो, ये आपके लिए मोस्ट वीवीआई सेक्टर है, इसीलिए यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। आप सभी को बहुत ध्यान से इसको अध्ययन करना है और एग्जामिनेशन में आपको क्या करना है, आपको परफॉर्म करना है, प्रश्न को सही उत्तर देना है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के निर्माण हेतु 1326 करोड़ के लिए, यानी दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, यह आप याद रखोगे। और इसके लिए पैसे की आवंटन कितनी की गई है, 1326 करोड़ रुपए का। अगला जो महत्वपूर्ण आवंटन किया गया है वाराणसी, गोरखपुर एवं अन्य शहरों में मेट्रो रेल परियोजना हेतु 100 करोड़ का व्यवस्था किया गया है। मेरठ, आप देखोगे वाराणसी, गोरखपुर और अन्य शहरों में मेट्रो रेल परियोजना के विकास के लिए देखने के लिए आपको एक आवंटन किया गया है 100 करोड़ रुपए का, और यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अगला जो हम महत्वपूर्ण रूप से देखेंगे नगर विकास, अगला जो सेक्टर हमारा है नगर विकास का सेक्टर है, और इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत देखोगे तो 10,029 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, ठीक है। यानी शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना है, शहरी के अंतर्गत जो शहर में जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए आवास बनाने के लिए जो बजट में, यह भी आपका जो है ना मोस्ट वीवीआई के अंतर्गत है। और अमृत कार्यक्रम के अंतर्गत आपको 2200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, यानी नगर में नगर के स्वच्छ बनाए रखने के लिए, नगर को अच्छे ढंग से इस्टेब्लिश करने के लिए आपको इसमें आवंटन अमृत कार्यक्रम के अंतर्गत की गई है, जो कि मोस्ट वीवीआई यानी 2200 करोड़ रुपए और 10,029 करोड़ रुपए, दोनों आपको याद रखने की जरूरत है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु हम लोग देख रहे हैं, प्रदेश के 10 शहर, 10 शहर में कौन कौन से हैं, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, सहारनपुर, बरेली, झांसी, मुरादाबाद, अलीगढ़ और स्मार्ट सिटी योजना हेतु चयन किया गया है, यानी यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट सिटी के लिए 10 शहर का जो चुनाव किया गया है, यह आप लोग निश्चित रूप से याद रखोगे, यहाँ से प्रश्न आपको अनेक बार पूछे जाते रहे। इस योजना हेतु कितना एलोकेशन किया गया है बजट में, 2000 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है। स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत चयनित 10 नगर निगमों, यानी वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद, अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, मथुरा, वृंदावन और शाहजहांपुर को शामिल किया गया है। इस तरीके से आप लोग इन शहरों के नाम याद रखेंगे, जिससे मल्टीपल चॉइस के प्रश्न जो आपसे पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में, चाहे वो पीसीएस का एग्जामिनेशन हो, समीक्षा अधिकारी का एग्जामिनेशन हो, या कोई अन्य एग्जामिनेशन हो, या यूपीएससी का एग्जामिनेशन हो, और कोई स्टेट टीसीएस का एग्जामिनेशन हो, या कोई वनडे से रिलेटेड एग्जामिनेशन हो,
सभी एग्जामिनेशन के लिए यह खंड बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए आपको करंट अफेयर्स शो के अंतर्गत हमारा यह दूसरा वीडियोज है और इसके अंतर्गत हम लोग इसको स्टडी कर रहे हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, आप लाइक भी करें चैनल को तो बहुत अच्छा रहेगा। राज्य स्मार्ट सिटी योजना के तहत स्मार्ट और सेफ सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। 21-22 के बजट में 175 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। कान्हा गौशाला बेसहारा पशु आवास हेतु 80 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है राज्य सरकार के द्वारा। यह भी वीवीआई है, क्योंकि आपको यह जानना जरूरी है, क्योंकि अभी वर्तमान जो सरकार है, जो गौशाला का निर्माण और बेसहारा पशु जो किसी के संरक्षण में न रहते हुए बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति में रोड पे भटकते रहते हैं, उनके लिए यह व्यवस्था एलोकेशन किया गया है बजट में। शहीदों की स्मृति में पार्क प्रदर्शनी सभा स्थल के निर्माण हेतु 15 करोड़ का इस्तेमाल किया जाएगा, एलोकेशन किया गया है। यानी जो भी शहीद स्मृति पार्क और प्रदर्शनी के लिए जो जगह होता है, सभागार होता है, उसके निर्माण के लिए, रख रखाव के लिए 15 करोड़ रुपए राज्य सरकार एलोकेशन की है। ठीक है। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु हम लोग देखेंगे नियोजन, और नियोजन में पहला जो हमारा सेक्शन है बुंदेलखंड क्षेत्र की। आपको यह जानना जरूरी है कि बुंदेलखंड विकास की योजनाओं से लगातार महरूम रहा है और इसको विकास से साथ जोड़ने के लिए वर्तमान सरकार कर्तव्यनिष्ठ है और लगातार बुंदेलखंड के विकास के लिए प्रयास वर्तमान सरकार के द्वारा किया जा रहा है। उसी के एवज में आप देखोगे तो बुंदेलखंड क्षेत्र के विशेष योजनाओं के लिए 10 करोड़ की व्यवस्था की गई है। और अगला देखोगे कि त्वरित आर्थिक विकास योजना के लिए आपको 2500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना के लिए 1000 करोड़ की व्यवस्था की गई है। यह सभी आपके जो है ना मोस्ट वीवीआई है, यानी यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है उसी को मैं शामिल किया हूँ। इसीलिए आपका यह परम कर्तव्य बनता है कि इन सभी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को, वीडियोज को 2-4 बार चला करके ध्यान पूर्वक देख करके नोट करके किसी भी तरीके से याद कर ले, क्योंकि एग्जाम में आप तभी परफॉर्म कर सकते हो जब आपके पास इंफॉर्मेशन हो, विजन का क्लैरिटी हो और आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। ठीक है ना। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु हम लोग देखने वाले हैं वो है ग्राम्य विकास से। गांधी जी के द्वारा यह कहा गया है कि भारत में राम राज्य होगा, ग्राम स्वराज्य होगा। यानी गांधी जी हमेशा इस चीज के लिए आपको आश्वस्त थे कि ग्राम का विकास होगा तभी देश का विकास होगा, यानी ग्रामीण विकास को प्रायोरिटी गांधी जी के द्वारा दिया जाता था। वर्तमान सरकार के द्वारा भी ग्रामीण विकास, ग्रामीण लोग आत्मनिर्भर हो, इस क्षेत्र में लगातार प्रयास किया जा रहा है। उसी के तहत आप देखोगे तो पहला जो इसमें लोकेशन है, बजटीय आवंटन है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अभी अभी हम लोग देख चुके हैं, और ग्रामीण योजना के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 7,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। क्योंकि आपको यह जानना जरूरी है कि अभी भी भारतवर्ष में बहुत सारे लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, जिनको रहने के लिए घर की सुविधा भी नहीं है। आजादी के इतने सालों बाद भी अगर किसी व्यक्ति को रहने के लिए घर नहीं है तो आप सोच सकते हैं कि देश किस दिशा में जा रहा है। इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए वर्तमान सरकार के द्वारा बजट में एलोकेशन किया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 7,000 करोड़। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत भी 369 करोड़ यानी 369 करोड़ की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 35 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजन करने का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए 35 करोड़ मानव दिवस, यानी एक जो है ना वर्किंग डे यानी एक मानव दिवस। यानी इस सभी चीज जो आपको अभी मैं बता रहा हूँ ये मोस्ट वीवीआई है, यहाँ से भी प्रश्न लगातार पूछे जाते रहे। इसीलिए आपको याद क्या करना है, 7,000 करोड़, 369 करोड़ और 35 करोड़ मानव दिवस वर्क डेज। ठीक है, यह क्रिएट करने का बात हुआ है। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु अगर हम लोग देखें तो वह यह है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 5,548 करोड़ रुपए का व्यवस्था किया गया है। कहा गया है कि 35 करोड़
मानव दिवस जो क्रिएट किए जाएंगे उसके लिए बजट में एलोकेशन क्या किया गया है, तब 5548 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपको जानना बहुत जरूरी है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 के अंतर्गत बैच 1 में 5000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। 5000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए। आज आप देख रहे हो कि प्रत्येक गांव में सड़क की सुविधा है, तो उसके लिए आप प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को उत्तरदायी मान सकते हैं। यानी अगर आपके जीवन में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है, आप सुदूर ग्रामीण क्षेत्र को भी अगर मुख्य सड़क पर जोड़ने का कार्य हो रहा है, तो उसके लिए बहुत बड़ा क्रेडिट आप प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और राज्य सरकार और केंद्र सरकार को दे सकते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण सेक्टर है वो पंचायती राज। आपको यह जान करके बहुत सुखद एहसास होगा कि वर्तमान में पंचायती राज के विषय में यह आप कह सकते हैं कि जितनी प्रगति होनी चाहिए शायद उतनी तो नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी स्थिति संतोषजनक कही जा सकती है, क्योंकि भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज है, और इस समाज में अगर महिलाओं को 50% अगर रिजर्वेशन दे करके बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे सरकारों ने एक उत्तम पहल किया है, और वर्तमान में पुरुषों के समान महिलाओं की भागीदारी अगर पंचायती राज में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यह विधानसभा और संसद तक पहुंचेगा और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत ज्यादा सहयोग मिलेगा। पंचायती राज के अंतर्गत जो एलोकेशन किया गया है, जो बजटीय आवंटन किया गया है, उसके विषय में अगर मैं बात करूं, तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में दो चंद्रशेखर आजाद ग्रामीण विकास सचिवालय की स्थापना के लिए 10 करोड़ की व्यवस्था की गई है। यानी प्रत्येक न्याय पंचायत में दो दो चंद्रशेखर आजाद ग्रामीण विकास सचिवालय का स्थापना होगा, उसके लिए 10 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। अगला जो महत्वपूर्ण यहाँ पे बिंदु है यह है मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना। मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित करने के लिए 25 करोड़। अगर कोई ग्राम पंचायत बहुत ही उत्कृष्ट कार्य का निर्वहन करता है, तो सरकार उसको इनाम के तौर पे बहुत सारा आपको प्रोत्साहन राशि प्रदान करती है। उसके लिए बजट का एलोकेशन जो किया गया है वह है 25 करोड़ का। ठीक है। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु हम लोग देखते हैं वह महत्वपूर्ण बिंदु यह है, ग्राम पंचायतों में बहुउद्देशीय पंचायत भवन। पंचायत भवन आप देखते हो, गांव में जाते हो तो प्रत्येक जगह पे पंचायत भवन बना मिलेगा आपको। इसके निर्माण के लिए 20 करोड़ का एलोकेशन हुआ है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे पंचायत भवन निर्माणाधीन है और बनने की दिशा में है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत ज्यादा काम इस क्षेत्र में हो चुका है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत योजना राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के अंतर्गत पंचायतों की क्षमता संवर्धन, प्रशिक्षण और पंचायतों में संरचनात्मक ढांचे के निर्माण के लिए 653 करोड़ रुपया। यह मोस्ट वीवीआई है, इसको आप जरूर याद रखोगे, क्योंकि पंचायत भवन यहाँ से भी आपको प्रश्न पूछे जाते हैं लगातार, इसको भी याद रखो। देखो हमारे लिए पंचायत का जो एलोकेशन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं पहले भी आपको बात बता चुका हूँ। यानी आप देखते हो जैसे स्वास्थ्य का जो कल मैंने चर्चा किया था कल वाले वीडियोज में, और प्लस देश के युवा के विषय में एलोकेशन, प्लस जो है ना महिला के विषय में, देखो यह सब बहुत ही ज्यादा वाइटल है। यानी यह देश को निर्धारित, देश को दशा और दिशा प्रभावित करने वाला एलोकेशन है। इसीलिए आप देखते हो, एक आप देखोगे आपको पढ़ाई के विषय में यानी एजुकेशन के विषय में आप देखोगे तो इसका भी रोल कहीं से भी कमतर नहीं है। यानी ये सब वाइटल एलोकेशन है, इसको आपको याद रखना, और यहाँ से प्रश्न भी लगातार पूछे जाते हैं। गांव में ई गवर्नेंस के विस्तार हेतु डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंचायत के सशक्तिकरण योजना के लिए 4 करोड़ का आवंटन किया गया। अगर मेरी बात आप विश्वास करते हैं तो एक दो बार, अगर एक या दो बार वीडियोस को आप ध्यान पूर्वक अगर देख लेते हो, तो यकीन मानो ये सभी बिंदु आपके मन मस्तिष्क पे आपको सचित्र हो जाएंगे। यानी आप इसके कोई भी इस क्षेत्र के दायरे से अगर कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो आप निश्चित रूप से आप जवाब दे दो। अगला जो सबसे कोर सेक्टर है, भारत कृषि का देश है, और किसानों की स्थिति यानी कृषि एग्रीकल्चर की स्थिति के विषय में, लोकेशन के विषय में अगर हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो हमारी यह भूल होगी। और यहाँ से यह सेक्टर आपको इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपको जानना ही जानना चाहिए।
और मैं आशा करूंगा कि आप लोग इससे जितने भी बजट से संबंधित चीजों को मैं आज हमारा यह दूसरा पार्ट है और कल ठीक मैं आपको इसी समय तीसरा पार्ट अपलोड कर दूंगा। यानी पहला पार्ट एक कल अपलोड हो चुका है, तो तीनों पार्ट को एक साथ संयुक्त करके आप अगर नोट्स बना लेते हो तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी, यानी चाहे वो पीसीएस का एग्जाम हो, समीक्षा अधिकारी का एग्जाम हो या कोई एग्जाम हो, यानी कहीं से भी प्रश्न आपके छूटेंगे नहीं। इसके बाद की गारंटी मैं जरूर दे सकता हूँ। वित्तीय वर्ष 21-22 में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 644 लाख मीट्रिक टन और दलहन उत्पादन का लक्ष्य 13 लाख मीट्रिक टन। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, यह डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या आप जो है ना कॉपी में इसको लिख लो और याद कर लो। 644 लाख टन और 13 लाख टन आपका तिलहन। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण इसमें एलोकेशन है उसको अगर हम लोग देखें तो 20 और 21 में खरीफ उत्पादन का लक्ष्य 223 लाख मीट्रिक टन और साथ ही साथ रबी का 417 लाख मीट्रिक टन और तिलहन का जो 12 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया था। यानी जो लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, यानी टारगेट जो होता है, जैसे आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट यही है ना कि हमको पीसीएस का एग्जाम है वो हमको क्रैक करना है, यही टारगेट आपका है। तो उसी तरीके से कोई भी अगर क्षेत्र होता है तो गवर्नमेंट आपको वहां पे टारगेट फिक्स करती है, उसी तरीके से यह टारगेट फिक्स किया गया है। वर्ष 21-22 में 62,50,000 कुंटल बीजों के वितरण का लक्ष्य रखा गया है। बीज जो बहुत उर्वर बीज होते हैं उसको वितरित किया जाता है किसानों के बीच में। तो लक्ष्य जो रखा गया है वह 62,50,000 कुंटल बीजों का वितरण किया जाएगा किसानों के अंतर्गत। अगला जो महत्वपूर्ण सेक्टर है गन्ना विकास और चीनी उद्योग। गन्ना गन्ना के विषय में अगर मैं आपको बताऊं और चीनी उद्योग के विषय में, तो इसकी स्थिति बड़ी दयनीय है। यानी आप देख रहे हो कि भारत में बहुत सारे गन्ना उत्पादक किसान हैं, उनकी स्थिति में जो गुणोत्तर वृद्धि होनी चाहिए, सुधार होनी चाहिए, और जो उनकी भौगोलिक भौगोलिक स्थिति और जो है ना भौतिक स्थिति में जो गुणात्मक सुधार होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है सरकार के उदासीनता के कारण। लेकिन वर्तमान सरकार के द्वारा गन्ना किसानों का जो मूल रूप से जो प्रश्न है उसको बहुत समीचीन दिशा में हल करने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए यह आशा बंधा है और बजट एलोकेशन में इस दृष्टिकोण से किया गया है, तो अब किसानों की गन्ना किसानों की स्थिति निश्चित रूप से सुधरेगी। ठीक है ना, यानी उनकी स्थिति में सुधार निश्चित रूप से होगा। पिपराइच चीनी मिल से 120 किलोमीटर प्रतिदिन क्षमता का औसानी स्थापित की जाए, दिसंबर 2021 में शुरू होगा। आसावनी में सीधे गन्ने के रस और एथेनॉल बनाने की सुविधा। एथेनॉल आप देख रहे हो, यानी अभी वर्तमान में आपको एथेनॉल का बहुत ज्यादा उपयोग किया जा रहा है। इसीलिए पिपराइच चीनी मिल में 120 किलोमीटर प्रति 1 किलो लीटर प्रतिदिन की क्षमता का आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट है पिपराइच में स्थापित किया गया है। 120 किलो लीटर प्रतिदिन जो है ना एथेनॉल उत्पादन होगा और इसका इस्तेमाल कई प्रकार से किया जाता है। ठीक है ना। अगला जो महत्वपूर्ण आप देखोगे सेक्टर इसी के अंतर्गत, तो उसमें देखोगे पिपराइच मिल गन्ने के रस से सीधे एथेनॉल बनाने वाला उत्तर भारत का पहला, यह आपका क्या हो गया, पिपराइच मोस्ट वीवीआई इसीलिए आपका हो जाता है कि एथेनॉल यहाँ पे उत्तर भारत में सीधे जो गन्ने रस से बनाया जाता है पहला है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कोई भी अगर भारतवर्ष में या विश्व में अगर कोई भी पहले स्थान पे अगर कार्य होता है तो उसको आपको याद रखने की जरूरत होती है। निगम क्षेत्र में मोइनुद्दीन मेरठ चीनी मिल में पेराई क्षमता 2500 टीसीडी से बढ़कर के 3500 टीसीडी और 5000 टीसीडी तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही साथ 1 लाख किसानों को गन्ना आपूर्ति में सुविधा होगी तथा उसकी आर्थिक स्थिति सुधार होगा। यानी यह गन्ना से संबंधित एलोकेशन है और गन्ना से संबंधित यह टारगेट है। अगला जो महत्वपूर्ण आप देखोगे वो है कृषि शिक्षा, यानी एग्रीकल्चर एजुकेशन प्लस अनुसंधान। इस क्षेत्र में क्या एलोकेशन है, बजटीय आवंटन क्या है, तो कृषि की नवीनतम जानकारी के प्रचार प्रसार के लिए 20 इसको मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। नवीन कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है और 17 कृषि विज्ञान केंद्र का संचालन प्रारंभ भी हो गया है।
यह मोस्ट VVI, इसको आप लोग याद रखोगे। शेष 3 कृषि विज्ञान केंद्र है, इसका भूमि हस्तांतरण और संचालन कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, यानी यह भी आपको वित्तीय वर्ष समाप्त होते होते प्रक्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। इस तरीके से आप देखोगे कृषि विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश के अंदर में अभी नवीन बजट में जो एलोकेशन किया गया है वो 20 किया गया है, ठीक है ना। अगला जो हम लोग देखेंगे पशुपालन। भारत कृषि प्रधान देश है और कृषि के लिए पशुपालन जो कृषक होते हैं उनके लिए एक सब्सिडरी व्यवसाय के रूप में होता है। नस्ल सुधार हेतु पशु प्रजनन नीति के तहत पशु स्वास्थ्य रोग नियंत्रण, पशु बीमा के साथ साथ नवीन पशु चिकित्सालयों का निर्माण तथा गो संरक्षण केंद्रों की स्थापना के साथ साथ अस्थायी गो आश्रय स्थल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 2030 2030 तक प्रदेश में 2030 तक प्रदेश के पशुओं में खुरपक्का, देखो यह पशुओं का रोग है खुरपक्का और मुंह पक्का, से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। आप देखते हो ना, पशु इस बीमारी के कारण जो है ना भारतवर्ष के अंतर्गत बहुत सारे मौत के शिकार हो जाते हैं। इसीलिए यह कहा गया है कि राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम जो चलाती है सरकार, उसके अंतर्गत 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है, यह मोस्ट VVI है, ठीक है ना। इसको आप लोग याद रखोगे, यह एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। अगला जो कोर सेक्टर है वो है मत्स्य उत्पादन। मत्स्य क्षेत्र में जो एलोकेशन हुआ है इसके विषय में अगर हम लोग देखें तो उसके अंतर्गत पहला जो बिंदु है, वित्तीय वर्ष 21-22 में ग्राम पंचायतों के स्वामित्व वाले 3000 हेक्टेयर सामुदायिक तालाबों और 10 वर्षीय पट्टा आवंटन एवं समस्त स्रोतों से 3000 करोड़ मत्स्य बीज और मत्स्य बीज वितरण का लक्ष्य रखा गया है। यह आपका टारगेट रखा गया है, गवर्नमेंट जो है ना टारगेट रखती है और मत्स्य क्षेत्र से जितने भी लोग जुड़े हैं इससे लाभान्वित हो सकते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु आप लोग देखोगे वह आपको यह है कि 2 लाख मत्स्य पालकों को निःशुल्क प्रीमियम और पर मछुआ दुर्घटना बीमा योजना आच्छादित किया गया है, यानी आपको प्रीमियम नहीं भरना होगा। 2 लाख जो मत्स्य पालक हैं उनके लिए गवर्नमेंट आपको क्या करेगी, प्रीमियम भरेगी, आपका बीमा किया जाएगा, ठीक है। यहाँ से इन चीजों को आप याद रखोगे। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है 21-22 में नई योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, यह जरूर से जरूर आप लोग जो है ना मेमोराइज कर लो, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ठीक है, इसको आप लोग याद करके रखोगे। इसमें 243 करोड़ का आवंटन किया गया है, ठीक है। आगे मैं बढ़ रहा हूँ, मैं यह मान के चल रहा हूँ कि आप लोग को वीडियोस बहुत अच्छा लग रहा है, आप जो है ना अच्छे ढंग से नोटबुक लेकर के बैठे हैं और एक एक बिंदु को बिंदुवार तरीके से समझ रहे हैं। अगर यह क्लास लाइव होता तो मैं आप लोग के बहुत सारे प्रश्न का लाइव जवाब देता, उसके बावजूद भी आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का मैं आपको मार्गदर्शन, जैसा कि नाम है चैनल का, मार्गदर्शन भाई अजीत सिंह करके आप सर्च करोगे, अजीत सिंह करके, तो आप यहाँ पे जुड़ सकते हो, टेलीग्राम से जुड़ सकते हो और यहाँ पे प्रश्न कर सकते हो। क्या आप सभी को मेरा नंबर आपको पता ही है, 8586 87 0 918, यहाँ नंबर से भी आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कोई समस्या हो, देखो यूपीएससी से अगर कोई आपके पास समस्या हो, तैयारी करने में कोई असुविधा हो रही है, या यूपीपीएससी से आपको कोई समस्या हो, बीपीएससी से समस्या कोई हो, या अन्य पीएससी एग्जामिनेशन से अगर कोई भी समस्या हो तो आप हमारे साथ डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। आपकी समस्याओं का निश्चित रूप से मैं समाधान करूंगा। आप बशर्ते आप एक काम करें कि मार्गदर्शन आईएएस बाई अजीत सिंह चैनल को आप लोग का एक ही काम है कि इसको सब्सक्राइब आप जरूर से जरूर कर लीजिए, ठीक है ना, सब्सक्राइब आप कर लीजिए। बाद बाकी आपके जो प्रॉब्लम्स होंगे, उसको समस्या होंगे, उसका मैं समाधान करूंगा। उद्यान और खाद्यान्न प्रसंस्करण के लिए अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण नीति 2017 के क्रियान्वयन के लिए 40 करोड़ की व्यवस्था की गई है। मैं वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए इसीलिए मैं आप लोग को थोड़ा सा जल्दी इसको समाप्त करने का कोशिश करता हूँ।
ठीक है। सहकारिता में क्या एलोकेशन है, बजटीय क्या आवंटन है, उसके विषय में अगर आपसे बात करूं तो रासायनिक उर्वरकों के अग्रिम भंडारण के लिए 150 करोड़ की व्यवस्था की गई है। किसानों को नाबार्ड से रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने हेतु ब्याज अनुदान के लिए 400 करोड़ की व्यवस्था की गई है। और साथ ही साथ एकीकृत शहरी सहकारी विकास योजना के लिए 10 करोड़ की, यानी आप यहाँ पे यह सभी मोस्ट वीवीआई है। सहकारिता के क्षेत्र में भारत अच्छा कार्य कर रहा है, इसीलिए यहाँ से आपको प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, आप याद रखोगे, ठीक है ना। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, इसके विषय में आप लोग को जानने की जरूरत है। और यहाँ पे क्या है, बजटीय एलोकेशन है, बजटीय क्या आवंटन है, उसके विषय में मैं बताऊं तो प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद है, बहुत ही फेमस है, वीवीआई है, यहाँ से जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं। योजना हेतु 250 करोड़ का आवंटन किया गया है। और प्रस्तावित उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कंपनी की बंद पड़ी कताई मिलों की परिसंपत्तियों को पुनर्जीवित कर पीपीपी मोड में आपको औद्योगिक पार्क, आस्थाना और क्लस्टर के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, ठीक है ना। स्पेनिंग उद्योग आपको पता है, यानी आप यह लगभग मरणासन स्थिति में है, लेकिन इसको गवर्नमेंट पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है वर्तमान सरकार के द्वारा, ठीक है। अगला जो हम लोग महत्वपूर्ण बिंदु देते हैं, और इसके लिए 100 करोड़ का आवंटन किया गया है। अब मुख्यमंत्री, अगला जो बिंदु है, मुख्यमंत्री युवा स्वराज योजना के लिए 100 करोड़, 100 करोड़ आपको स्पिनिंग मिल के पुनरुत्थान के लिए, और 100 करोड़ युवा स्वरोजगार के लिए। यह रोजगार नहीं है, स्वरोजगार है, समझ रहे हैं ना। आप अगर इनोवेटिव हैं, आप रोजगार करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आपको मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आपको मदद मिलेगी। अगला जो प्रमुख बिंदु है वह शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के पारस्परिक कारीगरों हेतु विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना है। यह महत्वपूर्ण है, यह महत्वपूर्ण है, इसको जरूर याद रखेंगे आप। 30 करोड़ का एलोकेशन किया गया है, बजटीय एलोकेशन किया गया है, ठीक है। अगला जो हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण बिंदु, खादी एवं ग्राम उद्योग, इस सेक्टर में क्या व्यवस्था की गई है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत सामान्य महिला एवं आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों के लिए 10 लाख रुपए तक ब्याज सहित ऋण, तथा सामान्य वर्ग के पुरुष लाभार्थियों के लिए 4% वार्षिक ब्याज पर बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करने की व्यवस्था की है। 10 लाख तक लोन मिलेगा 4% ब्याज पे, ठीक है। माटी कला की परंपरागत कला कारीगरों को सुरक्षित और संवर्धित करने के लिए 10 करोड़ रुपए। आप देखते हो बहुत सारे कुम्हार, जिसको आप लोग कहते हो ना कुम्हार, कुम्हार एक जाति के रूप में है, और इसका काम होता है मिट्टी के बर्तन बनाना, ठीक है ना। और इन लोग के लिए आपको 10 करोड़ की माटी कला, यानी मिट्टी से निर्मित कला को माटी कला कहा जाता है, इसके लिए आपको 10 करोड़ की व्यवस्था की गई है। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु अगर हम लोग देखें, हथकरघा और वस्त्र उद्योग, हथकरघा और वस्त्र उद्योग, इसके अंतर्गत क्या एलोकेशन किया गया है, 21-22 के लिए वस्त्र उद्योग के लिए आपको 25,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया। यानी वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में गवर्नमेंट यह कोशिश करेगी कि 25,000 आपको रोजगार का सृजन हो। पावर लूम जो बुनकर होते हैं उनके लिए राज्य सरकार रियायती दर पर विद्युत आपूर्ति करेगा। यानी पावर लूम जो कपड़े बनाने में कार्य करते हैं उनके लिए विद्युत सुविधा की आपको व्यवस्था की जाएगी। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या जो है ना एलोकेशन किया गया है, इसके विषय में अगर मैं बात करूं, यमुना एक्सप्रेस वे में जेवर एयरपोर्ट के समीप एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना, बुंदेलखंड में रक्षा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना। अब देखो यहाँ पे याद करने वाला चीज यह है कि जमुना एक्सप्रेस वे में जेवर एयरपोर्ट के समीप एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना, ठीक है। अब बुंदेलखंड में यह जेवर में स्थापित होगा, और बुंदेलखंड में रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। यह मोस्ट वीवीआई, यहाँ से प्रश्न पूछे ही पूछे जाएंगे, आपको याद रखने की जरूरत है। लखनऊ में एयरपोर्ट के सामने नादरगंज में 40 एकड़ क्षेत्रफल में 40 एकड़ क्षेत्रफल में पीपी मैंने ट्रिपल पी मॉडल पे अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे आपको यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। देखो जो प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैं डिनोट करते चल रहा हूँ। आप लोग का काम यह है कि आप मेरे बताए गए मार्गदर्शन यानी गाइडेंस को आप फॉलो करें, और साथ ही साथ अपने परीक्षा में आप उपलब्धि हासिल करने के लिए
आप एलिजिबिलिटी हासिल करें। बेसिक शिक्षा में क्या एलोकेशन है, क्या आवंटन है, बेसिक शिक्षा के लिए क्या आवंटन है, बजटीय आवंटन क्या है, उसके विषय में अगर बताऊं, कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को प्रतिवर्ष निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराए जाने के लिए 40 करोड़। यूनिफॉर्म व्यवस्था आप देखोगे कि यह व्यवस्था जो है ना शुरू की गई थी बिहार के द्वारा, उसके बाद उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा भी, और उसके बाद जो है ना बहुत सारे राज्य सरकारों के द्वारा जो है ना यह व्यवस्था शुरू की गई, ठीक है ना। इसलिए आपको याद, यानी 40 करोड़ का एलोकेशन है। सभी बच्चों को जूता, मोजा, स्वेटर उपलब्ध कराने हेतु 21-22 के वित्तीय वर्ष में 300 करोड़ रुपया, ठीक है ना। यानी 40 करोड़ आपको यूनिफॉर्म के लिए और 300 करोड़ अन्य सुविधाओं के लिए, जिसमें स्वेटर और जूता मोजा। यहाँ से भी आपको याद करने की जरूरत है, प्रमुख बिंदु है आपको। 1 से 8 तक कक्षा के लिए छात्र छात्राओं के लिए स्कूल बैग उपलब्ध कराए जाने के लिए 21-22 में 110 करोड़ की व्यवस्था की गई है। यह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए 3,406 करोड़, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। यानी मध्याह्न मिड डे मील जिसको आप कहते हो, मिड डे मील नहीं, यानी मिड डे मील आप जो कहते हो मिड डे, MDY योजना इसको कहा जाता है, मिड डे मील योजना। मध्याह्न भोजन के लिए आपको 3406 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। 21-22 में बजट में समग्र शिक्षा अभियान हेतु 18,172 करोड़ रुपए का व्यवस्था किया गया है। मैं आपको बताया था ना पहले ही, यानी शिक्षा व्यवस्था यहाँ पे कोर सेक्टर है। अगर देश को बहुत आगे तक जाना है, वैश्विक स्तर पे आपको अगर कार्य करना है, प्रदेश को अगर विकास के गति को तीव्र करना है, प्रदेश को अगर विकसित प्रदेश के रूप में स्थापित करना है, तो शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे व्यवस्थाओं को उन्नयन करने की प्रबल जरूरत है। वर्तमान सरकार के द्वारा इस दिशा में लगातार प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, एक चीज मैं आप लोगों को बताना यह चाहूंगा, आज हमारा यह आपका बजट, यानी हम आप लोग को बता दें, उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश बजट बजट 2021 का यह हमारा पार्ट 2 था, ठीक है ना। पार्ट 2 था। दिन देखो, यहाँ पे क्या है कि आपको यह निःशुल्क चैनल है, यहाँ से आपको बिना कोई पैसा पेड किए हुए पढ़ाई लगातार आपको मिलेगी। आपको सिर्फ करना है चैनल को सब्सक्राइब। देखो, चैनल को आप सब्सक्राइब अगर कर लेते हो तो इससे क्या होगा, मार्गदर्शन IAS बाय अजीत सिंह सर। देखो, इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हो और आप इसको वीडियोस को लाइक करते हो और शेयर करते हो, तो इससे होता क्या है, इससे होता है, और बेल आइकन को अगर आप प्रेस कर देते हो, तो नोटिफिकेशन जो आपके पास पहुंचता है, नोटिफिकेशन जो आपके पास पहुंचेगा, उसके लिए कहा जाता है आपको ये सब करने के लिए। आप इसको करोगे तो आपके एडुकेटर का मोटिवेशन बढ़ेगा और ज्यादा मोटिवेट होकर के आपके लिए नई नई इंफॉर्मेशन लेकर के, जो कि आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होगा, जो कि आपके एक सफलता में बहुत प्रमुख रोल प्ले करेगा, इसके लिए वो लगातार कोशिश करेगा। तो आप लोग मार्गदर्शन IAS बाय अजीत सिंह को आप लोग सब्सक्राइब, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। सब्सक्राइब आप करोगे और साथ ही साथ लगातार हमारे साथ जुड़ोगे, वीडियोस देखोगे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, एग्जामिनेशन को क्रैक करोगे। एग्जामिनेशन को क्रैक करोगे, इसी में हमारी खुशी है, ठीक है ना। इसी के साथ वीडियोस देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम लोग फिर आपके साथ मिलेंगे और कल आपका इसका बजट का थर्ड पार्ट आपका अपलोड हो जाएगा, और निश्चित रूप से आप हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए, वीडियोस को लाइक शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं आपका एडुकेटर अजीत सिंह इसी के साथ आप लोग से विदा लेना चाहूंगा। जय हिंद।